आज अपन भाग 7 की बात करेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 7 है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एग्ज़ाम दे लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित आता है कि देखो, सबसे पहले यहाँ अपन बात करें कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? इधर नगर रहेगा, इधर नदी रहेगी, यानी मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी पर स्थित है। आगे है, स्थल का नाम है चनोदड़ो, नदी है सिंधु। ये दोनों ही नदियां पाकिस्तान में है, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु, चनोदड़ो सिंधु, और कोट दीजी ये सिंधु नदी। तो कोट दीजी भी कहाँ पर है? सिंधु नदी। और हड़प्पा है रावी नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी पर। रोपड़ जो गुजरात वाला है, ये सतलज नदी पर है। रोपड़ कहाँ है? सतलज। आगे अपने बात करेंगे तो देखिए, बाड़ा। तो बाड़ा कहाँ पर है? सतलज नदी पर। बाड़ा कहाँ पर है? सतलज नदी पर। और आगे बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा है घग्गर। और प्राचीन नदियां नाम पूछा जाए तो सरस्वती और दृष्टवती। कौन सी नदी है? सरस्वती और दृष्टवती, या दृष्टवती भी कह सकते हैं उसको। अब देखो, मांडा। मांडा है चिनाब नदी पर। मांडा है चिनाब नदी पर। बनावली है प्राचीन सरस्वती नदी, यानी रंगोई नदी भी कह सकते हैं। बनावली है प्राचीन सरस्वती नदी या रंगोई नदी पर। आगे सुतका गेंडोर, ये कौन सी नदी है? दासक नदी। कौन सी नदी है? दासक। आगे है सोतका कोह। सोतका कोह ये है सादी कोर नदी, अरब सागर के पास में यही है सादी कोर नदी। सोतका कोह कहाँ है? सादी कोर नदी। आगे बात करते हैं अपने बालाकोट। बालाकोट है वो देखिए, यानी विदार नदी पर। ये भी अरब सागर के पास में बालाकोट है, विंदार नदी पर। आलमगीरपुर, ये कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आलमगीरपुर है हिंडन नदी, यानी यमुना की सहायक नदी है। आगे बात करिए रंगपुर। रंगपुर है वो मादर नदी पर है। और रोजडी या रोजडी, ये है मादर नदी पर। किस नदी पर? मादर नदी पर। आगे मालवण। मालवण कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर। मालवण कहाँ है? ताप्ती। ताप्ती कहाँ की? गुजरात की नदी है। आगे है भगतराव। भगतराव है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर भगतराव। लोथल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लोथल है भोगवा नदी, गुजरात। और आगे देखो देमाबाद। देमाबाद वैसे महाराष्ट्र में आता है, और नदी का नाम है परवरा नदी। ये गोदावरी की सहायक नदी है ये, यानी देमाबाद परवरा नदी पर है। तो इस तरह आपको इन नदियों पर जो बसे है, ये नगर है, ये स्थल, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो हड़प्पा सभ्यता, आगे आगे अपन बात करें हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन। तो अगर हकीकत देखा जाए तो नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता का अच्छा था। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता की प्रभावशाली विशेषताएं नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली थी, यानी जल निकालने की उचित व्यवस्था थी, जो आज के समय में भी नहीं है। कि नगर योजना, यानी योजना के अनुसार नगर बसाए गए और जल निकासी प्रणाली थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखो सड़कें। नगर योजना जाल पद्धति, यानी ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। यानी नगर योजना जाल पद्धति, ग्रिड पैटर्न, यानी ग्रिड पैटर्न, यानी चेस बोर्ड पर आधारित थी। ये आपको ध्यान में रखना है, चेस बोर्ड पर आधारित थी। अब देखो, मुख्य सड़क है उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती, यानी मुख्य सड़क है वो किधर जाती थी?
यानी मुख्य सड़क है वो आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। यानी समकोण का मतलब है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, समकोण पर काटने का मतलब क्या है। जैसे ये सड़क है, मान लीजिए ये सड़क है और इधर से ये सड़क काट रही है, तो ये क्या है, इसी तरह ये समकोण पर काट रही है, देखो ये। तो इसी तरह ये क्या है, समकोण पर काटती थी ये। आगे देखो अपने बात करें तो यानी नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया था। यानी एक ये नगर की मुख्य सड़क होती थी, है ना, जैसे अपन आजकल हाईवे मार्ग कहते हैं। जो नगरों के में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, यानी जब प्रवेश करते थे वो पूर्वी सड़क की से और होता था, जहाँ प्रथम सड़क से मिलती थी। इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया, ये इम्पोर्टेंट है। यानी नगर में जब घुसते थे, यानी पूर्वी सड़क से होता था, और जहाँ प्रथम सड़क से मिलती थी, जो एक सड़क होती थी ना मुख्य सड़क, उससे ये मिलती थी। इसे मिलने को क्या कह यानी क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखो आगे अपने बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क 10 मीटर से कुछ अधिक चौड़ी थी। यानी एक मोहनजोदड़ो है कि इससे एक सड़क का जो मिलान 10 मीटर से कुछ अधिक चौड़ी थी। अब बात करें नगर विन्यास की, यानी नगर नियोजन को दो भागों में बांटा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक तो पश्चिमी टीला, एक है पूर्वी टीला। यानी ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के जो नगर नियोजन है वो दो भागों में ही बांटा गया है। यानी पश्चिमी टीला, इसे किला या दुर्ग होता था, यानी इसे किला कह सकते हैं या दुर्ग कह सकते हैं। यदि ये किला आयताकार क्षेत्र का होता था। देखो पूर्वी टीला, इसे निचला नगर कहते थे, जो सामान्य जनता का आवास था। यानी अपन ये कह सकते हैं कि पश्चिमी टीले में यानी राजा महाराजा, यानी जो यानी उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जिसे दुर्ग या किला कहा जाता था। और पूर्वी टीले में निचला नगर कहते हैं, जिनमें सामान्य या साधारण जनता रहती थी। यह आपको थोड़ा सा आगे ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों आगे बात करते हैं कि अपने लोथल, यानी केवल लोथल और सुरकोटला में के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीरों से गिरे, ये इंपॉर्टेंट है। केवल लोथल और सुरकोटला ऐसे दुर्ग है जहाँ नगर एक ही रक्षा प्राचीरों से गिरे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये प्राचीर बनाने का उद्देश्य लुटेरों और पशु चोरी से सुरक्षा करना था, न कि शत्रुओं का के आक्रमण से। यानी ये जो रक्षा प्राचीर, यानी आज के अपन कह सकते हैं दीवार, तो इस उद्देश्य से ये प्राचीर बनाए गए थे ताकि लुटेरे से पशु चोरी की सुरक्षा हो सके। किसी शत्रु आक्रमण से रोकने के लिए नहीं बनाए गए थे। अब देखो आगे अपन बात करेंगे नालियाँ। दोस्तों नालियों की बात करें तो नालियाँ जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषताएं थी। यानी जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं थी। समकालीन जो भी सभ्यता थी ना, मिस्र के, यानी मेसोपोटामिया की, तो उससे में भी नहीं थी। ये सब ये जो जल निकासी प्रणाली है, ये केवल सिंधु सभ्यता में ही देखने को मिलती है। नालियाँ ईंटों और पत्थरों से ढकी होती थी। आज की तरह जो खुली नालियाँ मिलती है ना, उसी तरह नहीं थी ये। और चूने और जिप्सम से बनी हुई थी कुछ जगहों पर। बाकी कच्ची भी मिल सकती है। घरों से जल निकासी हेतु क्या है, घरों के जल निकासी हेतु मोरियों द्वारा होती थी, जो मुख्य नालियों में गिरती थी। यानी जगह जगह जैसे आज की जो सीवरेज की तरह इस तरह ये गड्ढे होते थे बीच बीच में, तो मुख्य मोरियों की सारी नालियों का जो एक नाले में ये गिरती थी,
और आगे जाकर के ये मोरियों द्वारा मुख्य नालियों में गिरती थी। मकानों में नालियां ढकी होती थी। जो मकान है उसमें क्या है, नालियां ढकी होती थी। अब दोस्तों अपन बात करें भवन की। देखो उस जमाने के भवन कैसे थे। हड़प्पाकालीन नगरों के भवन साधारणतया छोटे छोटे आवासीय भवन होते थे। इनमें 4-5 कमरे होते थे। इन्हें छोटे छोटे आवासीय भवन होते थे और 4 या 5 कमरे होते थे। कुछ विशाल 2 मंजिला भवन का भी निर्माण हुआ है। तो कुछ जगहों पर 2 मंजिला विशाल भवनों का भी निर्माण हुआ है। प्रत्येक मकान में रसोई घर एवं स्नान घर होता था। तो रसोई तो अनिवार्य ही थी और स्नान घर भी होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ने खुलकर पिछवाड़े गली में खुलते थे। यानी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घरों के दरवाजे आज की तरह मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, वो गली में खुलते थे पिछवाड़े। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ सार्वजनिक भवन भी थे। यानी हड़प्पा सभ्यता है उसमें कुछ सार्वजनिक भवन थे, जिसमें देखिए कौन कौन से थे। एक तो स्नानागार, एक है अन्नागार। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ लिया है, अन्न स्नानागार और अन्नागार। अब देखो बात करें अपने ईंटें। हड़प्पा सभ्यता के भवन वे नालियां पक्की ईंटों से बने होते थे। यानी पक्की जो भवन है और नालियां पक्की ईंटों से बने होते थे। हालांकि कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। देखो अपवाद के रूप में कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट है कि ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। 4:2:1 था। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात कितना था। तो 4:2:1 था। ये नहीं आपने 4 को याद कर लिया तो 4 का आधा कर दीजिए 2, 2 का आधा कर दीजिए 1, तो आसान है। एक देखो यहाँ है प्राक हड़प्पा का। तो प्राक हड़प्पा का है 3:2:1। यानी प्राक का मतलब शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता के जो ईंटों का आकार है वो 3:2:1 था। ये भी आसान है कि 3:2:1 था। इस तरह देखो ये तो प्राक हड़प्पा का, तो ये थोड़ा सा अंतर करना ध्यान में रखना। अब देखो आगे बात करेंगे। सामान्यतः एक ईंट का आकार था 10.25 गुणा 5 गुणा 2.25 था। अपन को तो याद करना है, गणित के तरीके से इस तरह नहीं पढ़ते, लेकिन याद रखने के लिए क्या है 10.25 गुणा, यानी एक ईंट का आकार क्या था 10.25, यानी उसकी लंबाई, और गुणा 5 गुणा 2.25 था। ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने के लिए किया जाता था। सबसे बड़ी ईंटें मोहनजोदड़ो से मिली। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी ईंटें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखो सेंधव ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। जो सेंधव ईंटें हैं वो कैसी होती थी, चतुर्भुजाकार होती थी। ईंटों की चिनाई व जुड़ाई इंग्लिश बांड पद्धति से की गई थी। यानी चिनाई है जुड़ाई है इंग्लिश बांड पद्धति से की गई। यानी जो अंग्रेज है वो अपनी अनुसार ही इसका चिनाई करते थे। अब देखो रक्षा प्राचीर है, सड़कें हैं, चबूतरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। अब देखो एक अपन बात करें कि केवल कालीबंगा में एक फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कालीबंगा में एक फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी डिजाइन, जिसको अपन मारना कहते हैं ना, डिजाइन करती ईंटों का प्रयोग केवल कालीबंगा में ही हुआ है। और कालीबंगा अपने राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में। अब देखो पढ़ेंगे अपन राजनीति की व्यवस्था। कि राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो यानी हड़प्पा संस्कृति के राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी नहीं है। फिर भी इस सभ्यता में शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। कि ऐसा माना जाता है कि पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। अब देखो अलग अलग विद्वान है वो अलग अलग अपनी यानी
जो जानकारी देते हैं, देखो सबसे पहले स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया कि दोनों जुड़वा राजधानियां थी। तो ये विचार किसने दिया? स्टुअर्ट पिगट ने। आगे देखो, पिगट ने और भी कहा है कि पिगट ने क्या कहा है कि पिगट ने हड़प्पा सभ्यता के शासन को अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना है जो पुरोहित वर्गों द्वारा संचालित था, यानी अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य माना गया है और उस पर पुरोहित वर्ग को द्वारा संचालित था। ये था आपका पिगट की बात। अब बात करेंगे अपने व्हीलर की। देखो व्हीलर क्या कहता है? व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन व्यवस्था भी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है कि धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है कि इस सभ्यता में मध्यम वर्गीय और जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ये बात है व्हीलर के अनुसार। अब देखो हंटर क्या कहता है? हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ने होकर जनतंत्रात्मक था। यानी हंटर क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का शासन है वो राजतंत्रात्मक ने होकर कैसा था? जनतंत्रात्मक था। अब देखो मेके, यानी मेके के अनुसार क्या है? मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। प्रतिनिधि का मतलब चुने हुए शासक होता है ना, जो आजकल वर्तमान में अपन जैसे चुने हुए शासक अपने प्रधानमंत्री है तो इनको चुनते हैं। तो अब देखिए मेके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। इसी तरह ये मेके के अनुसार है, प्रतिनिधि याद रखना केवल कि प्रतिनिधि शासक की हाथ में था। ये किसने कहा था? मेके के अनुसार। अब देखो आगे अपन बात करेंगे एस आर राव। एस आर राव क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी। एस आर राव क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी थी। अब देखो ए एल बासम क्या कहते हैं? ए एल बासम कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय यानी थियोक्रेटिक मानी है तथा पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना है। यानी ए एल बासम ने हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय मानी है और पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना है। ये बात के एल बासम ने। आगे देखो हड़प्पा काल में व्यापार वाणिज्य के विकास को देखकर लगता है कि संभवतः हड़प्पा का शासन यानी वणिक वर्ग के हाथ में था, यानी व्यापार करने वाले लोगों के हाथ में था। ऐसी बात यानी बताई जाती है। व्यापार वाणिज्य को देख कर लगता है कि हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, यानी जो व्यापार करने वाले लोग थे उनके हाथ में था। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की का सामाजिक जीवन है कि वो समाज में किस तरह रहते थे। तो इसकी जानकारी है। मोरों पर अंकित चित्र और मातृ देवी की मूर्तियों से ये लगता है कि हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी महिला यानी माताओं को यहाँ की राज या अपन कह सकते हैं ज़्यादातर उनके हाथ में ही था। ये समाज है पूरा, यानी महिलाओं का सम्मान दिया जाता था उस समय हड़प्पा सभ्यता में। अब देखो हड़प्पा के नगर नियोजन को देखकर लगता है कि समाज अनेक वर्गों में था, यानी पुरोहित है, व्यापारी है, अधिकारी है, श्रमिक है, इस तरह बंटा हुआ था। पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक। अब देखो मुख्य रूप से पूछा जाए ना, समाज 4 वर्ग थे कि समाज में मुख्य रूप से कितने वर्ग थे? तो विद्वान हो जाएगा, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक है।
यानी विद्वान और योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ये थोड़ा सा याद रखना। आप मुख्य रूप से समाज को 4 वर्ग में बांट सकते हैं: विद्वान, योद्धा युद्ध करने वाला, व्यापारी व्यापार करने वाला, श्रमिक यानी मजदूर। अब देखो, शिल्पकारों से कुछ कुम्हारों यानी शिल्पकारों में कुम्हारों का विशेष महत्व था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि युद्ध नहीं होता था उस समय। अब देखो, अपन बात करते आगे कि हड़प्पा स्थलों से, यानी हड़प्पा स्थल है, तलवार है, ढाल है, कवच, शीर्षत्राण यानी शीर्षत्राण नहीं मिलते। ये यानी इससे ये मिलता है कि जो युद्ध में सामग्री काम में ली जाती है ना, तलवार है, ढाल है, कवच है, शीर्षत्राण का मतलब जो वस्त्र, जो युद्ध में वस्त्र काम में लेते हैं मजबूत ढकने के लिए, तो वो यानी ये चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिली है। तो इसे अपन कह सकते हैं ये शांति प्रिय थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। लोग सूती, ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती भी पहनते थे, ऊनी। और आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे, यानी आभूषणों का प्रयोग है वो दोनों ही करते थे। महिला और पुरुष है वो आभूषणों का दोनों ही प्रयोग करते थे। तो इस तरह दोस्तों पार्ट 7 पूरा हो गया। आगे अपने आगे का भाग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।